इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपका वसीम अहमद शेख और आप देख रहे हैं खबरें आपकी। जैसा कि हमारी खबर का एक स्लोगन है कि नो चाट नो कार्ड ओनली बात, इसलिए लाइव आया हूँ। आज हम बात करेंगे वाल्यू यानी कि रेंज ऑफिस के पास रहने वाली एक महिला है जिनको पुलिस द्वारा और वहाँ के सोसाइटी के लोगों द्वारा बहुत प्रताड़ित किया गया है और आज वो हमारे बीच आई है। हम उन्हीं से जानते हैं कि मुद्दा क्या है, परेशानी क्या है, अब उन्हीं से पूछते हैं। शक्ति न्यूज लाइव, खबरें आपकी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मैडम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आप अपना नाम बताइए और कहाँ रहती हो बताइए। मेरा नाम रेहाना खान है छोड़ और मैं विश्व नगरी बिल्डिंग नंबर 3 और 4 की चेयरमैन हूँ रिसेंटली अभी, और मुझे 4 इयर्स हो गए। वैसे ही मैं हमारे सोसाइटी में कुछ लोग हैं, मोस्ट ऑफ तो नॉन मुस्लिम्स हैं। मैं और 2 से 3 लोग ही हैं जो सोसाइटी में मुस्लिम हैं। अभी 6 महीने पहले मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ था सोसाइटी में। एक बंदा था योरोलकर नाम का, जिसकी डेथ हो चुकी है हाल ही में। उसके साथ में 2 बंदे और मिलके सिर्फ मैं सोसाइटी के स्टिकर वगैरह हम डिस्ट्रीब्यूट करने गए थे, कमेटी मेंबर्स। तो हमारे साथ में उसने बदतमीजी, गाली गलौज और मारपीट की थी। जो कमेटी मेंबर्स हम लोग गए और पुलिस में कंप्लेंट करने गए, मुझसे मारपीट किया उसने। तो रात को जब मैं 11 बजे पहुंची हूँ, पहले तो मुझे तुरंत मेरे 8 महीने पहले सीजर हुआ था, तो पेट में मेरे टाके अभी ठीक भी नहीं हुए। तो वो बंदे ने मेरे पेट पे लात मारा, जिसका पूरा सीसीटीवी फुटेज सोसाइटी के सब कुछ है। मैं भरोसा करके पहले तो वहाँ पे वाल्यू पुलिस स्टेशन में गई डायरेक्टली। हॉस्पिटल से मुझे इंजेक्शन वगैरह देने के बाद, हस्बैंड मेरे अकेले थे और बच्चे मेरे तीनों घर पे अकेले थे, उनको छोड़ के कैसे मुझे लेके गए वो हॉस्पिटल। वहाँ से मैंने बोला कि वाल्यू पुलिस स्टेशन में फोन करके यहाँ पे आप बोले कि पुलिस स्टेशन से कोई नहीं आया। 112 पे कॉल वगैरह किया, बोले नहीं मैडम आपको तो आना ही पड़ेगा। जबकि हस्बैंड ने बोला वाइफ मेरी उस कंडीशन में नहीं है कि हॉस्पिटल से डायरेक्टली पुलिस स्टेशन है, आप आके उनका स्टेटमेंट तो ले लो। ऐसा ऐसा लेडीज के साथ में हुआ है, 3 आदमी लोग ने मिलके मारा है उनको, और मेरे ऊपर भी उन्होंने मारपीट की है, जिसका फुटेज भी आप चेक कर लेना। बोले नहीं आपको आना ही पड़ेगा। मैं वहां से डायरेक्टली 11 साढ़े 11 बजे वाल्यू पुलिस स्टेशन रात में गई। वहाँ जीवी सनप करके उस टाइम पे थे ड्यूटी पे, मेरे फेस पे लगा हुआ था, उसका फुटेज भी है मेरे पास। मैंने बोला सर ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ, आप मेरी कंप्लेंट लीजिए। तो बोलते हैं जाओ पहले मेडिकल करा के आओ। बोले मेडिकल तो मैं करा लूंगी, आप मेरी FIR तो लीजिए। नहीं इतना घाई क्या है मैडम, आप जाओ आराम से, 2-3 दिन बाद भी आओ तो चलेगा, ठीक हो जाओ जब तक आपका कंडीशन देखो। मैं बोले आप कंडीशन देखने के बाद भी कंप्लेंट नहीं ले रहे सर। बोले नहीं आप जाओ पहले मेडिकल करके आओ तो ही हम आपका कंप्लेंट लेंगे। मैं तभी भी ऐसी हालत में, हस्बैंड ने ऑटो किया, हम लोग गए वैसे ही गाँव, वहाँ से रात को 2:30 बजे मेडिकल किया, फिर भी मेरा वो लोग ने FIR नहीं लिया, FIR छोड़ा NC तक नहीं लिया। फिर जब सुबह मैं वापस से आई हूँ हस्बैंड के साथ में, मैंने बोला सर मस्के सर थे उस टाइम, मैंने बोला मेरा अभी आप कंप्लेंट ले लीजिए सर। तो बोले हाँ ले रहे हैं ना, और ले रहे NC। मैं बोली सर इतना मैं रात भर इतना फ्रस्ट्रेशन में, इतना मुझे मार लगी है, तभी भी मैं जाके मेडिकल करा के आने के बावजूद भी आप FIR नहीं ले रहे हो। तो मुझे बोल रहे हैं मस्के, अरे मैडम लात घूसे से ही तो मारा है, कोई चाकू या ऐसे गन से तो नहीं मारा है ना आपको। उसका ये पुलिस वाले का बयान था। पुलिस वाला बोल रहा है कि मतलब आज हमारे इंडिया में लेडीज का ये है कि अगर लात घुसा कोई जेंट्स मारे तो ये पुलिस वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये मुझे सिखा रहे कि लात घुसा आपको दोबारा कोई मारे तो कोई बड़ी बात नहीं है मैडम, इनके नजर में ये है। तो उस दौरान आपके साथ कोई था नहीं है? मेरे साथ में मेरे हस्बैंड थे, वही वीडियो बना रहे थे, मैंने मोबाइल हाथ में लिया था। मैंने बोला आप जो ये मुझे बोले है ना एक बार वापस बोलिए ना, क्योंकि मैं लेडीज हूँ, मेरे साथ साथ में बाकी लेडीज को भी पता लगना चाहिए कि लेडीज को मारना पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो बोले अरे हाँ मैडम NC होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तभी मैंने बोला ठीक है अभी आप मेरे NC कीजिए, फिर मैं देखती हूँ। उसके बाद में मैं 3 दिन तक मैं दौड़ी, थे नहीं घुगे सर जो वहाँ के सीनियर थे, वो थे नहीं, सैटरडे की बात थी। तो उसके बाद में मैंने बहुत कोशिश किया कि मेरी FIR ले लो, लेकिन मेरी FIR हुई नहीं। बाद में मंडे को घुगे सर आए हैं, मैं गई, उनको सब मैंने सिचुएशन रो के बताया कि सर फुटेज है, मैं दौड़ रही हूँ 3 दिन से, मेरी FIR नहीं ले रहे।
वो डायरेक्ट बोलती हाँ हाँ जाओ जाओ एफआईआर हो जाएगी आपकी। मुझे लगा चलो अच्छा इतना जल्दी सुन लिए। लेकिन सर जब मैं गई वहां पे पुलिस स्टेशन में मेरी एफआईआर लेने के लिए, पीछे से उन लोगों को बुलाया जिसके खिलाफ मुझे कंप्लेन करना था, और वो लोग अपने साथ में 2 लेडीज लाए थे सोसाइटी की, मेरे ऊपर और हस्बैंड के ऊपर झूठा क्रॉस एफआईआर करने के लिए। मैं वही रोने लगी कि आज 3 दिन बाद आप लोग मेरी एफआईआर ले रहे हो और ऊपर मेरे हस्बैंड को और मुझे ही फंसा रहे हो। मतलब जो इनोसेंट है अगर आप उसको ही आरोपी बनाओगे तो मेरे तरह नॉर्मल पब्लिक कौन सा भरोसा करके पुलिस स्टेशन में आएगी, अपने ऊपर झूठा एफआईआर कराने के लिए आएगी। जैसा कि आपने रेहाना जी की बात को सुना, मसला क्या था, इनके सोसाइटी में क्या मसले चल रहे हैं, सोसाइटी का मैटर था और सोसाइटी के कुछ लोगों ने इन पे हमला कर दिया और इनका सीजर होके 6 महीना हुआ। और इस पे भी वाली पुलिस के जो वहाँ के पुलिस अधिकारी थे उनका कहना था पेट पे ही लात मारा है ना, उससे क्या होता है आप जाइए आराम करिए और दूसरे दिन के ऊपर क्रॉस एफआईआर हो जाता है। और 6 आपका एफआईआर लिया गया कि नहीं? मेरा एफआईआर लेने के तुरंत बाद उनको भी एफआईआर क्रॉस ले लिया। यानी कहीं ना कहीं मांडुली कराने का एक तरीका था। लेकिन अभी रिसेंटली जो हुआ है उसका क्या मुद्दा है? रिसेंटली ये हुआ कि सोसाइटी में जो हमारे पहले प्रिविजनल कमेटी थे, मेंबर थे, उन्होंने सोसाइटी के मेंटेनेंस में बहुत फेरबदल घपला किया, जिसके जब में से मैं ट्रेजरर बनी तो मैंने जितना भी था सोसाइटी का पैसा जो कभी भरते थे नहीं भरते रिकवरी किया। 16 लाख रुपए अकाउंट में सोसाइटी के लाए। लोगों का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा लिया जा रहा था, कम किया, 800 रुपया कर दिया कि सबको प्रॉपर लगे, कुछ दिक्कत ना हो। अगर सोसाइटी में के पास पैसा है तो वो सोसाइटी के लिए यूज हो, अच्छे के लिए। और मैंने रजिस्टर में कंप्लेंट डाला प्रोविजनल कमेटी के खिलाफ कि इनके पास कोई भी लेन देन का हिसाब किताब नहीं है। मेंटेनेंस आज तक ये जितने लोगों से सोसाइटी में लेते आए हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो रजिस्ट्रार से रिक्वेस्ट करके मैंने री ऑडिट के लिए कंप्लेंट डाला, सबका साइन लेके, कमेटी का मीटिंग लेके। उस टाइम से ये जो पुरानी कमेटी के लोग हैं, संतोष टोपरे करके है, अमरजीत यादव, और पिछले कमेटी के जो महादेव धनावड़े सेक्रेटरी प्रवीण काटकर, ये मिलके एक ग्रुप बना लिए सोसाइटी में। और तब से मुझे कंटिन्यू टारगेट करने लगे। कभी कोई पानी के लिए लेके लड़ना, गाली गलौज करना मेरे साथ में, मेरे दरवाजे पे आके वाइफ को भेजना, गाली गलौज करना, सोसाइटी में दारू पी के गाली, ये आए दिन चलता रहता। लेकिन मुझे इग्नोर करना, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी सुनवाई के लिए कोई है नहीं। वाली पुलिस स्टेशन जाऊंगी फिर वो क्रॉस केस करेंगे, यही होगा मेरे ऊपर। मैं इंटरफेयर नहीं करती हूँ। लेकिन अभी 2 तारीख को ऐसा रिसेंटली हुआ कि एक रमेश शलार करके बंदा, उसने बहुत बुरी तरीके से वॉचमैन को मारा। अब एज ए चेयरमैन मुझे जाना पड़ा बोलने के लिए कि आप ऐसा मत करो, बट वो बोला कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। पीड़ित रेहाना खान जी, अब आपको बता दूं कि आजकल लोगों में, जनता में जो हिंदू मुस्लिम था वो था, अब प्रशासन में भी हिंदू मुस्लिम आ चुका है। और पुलिस प्रशासन का ये दूसरा या तीसरा केस है जो मैंने सुना है कि एक मुस्लिम की फरियाद को दबाया गया और कहीं ना कहीं MIM अम्मार पटेल जी या रुबीना अम्मार पटेल जी, ये कहीं एक मुस्लिमों के लिए उभरता मसीहा का रूप होता है ना, वैसे आ रही है। अभी कुछ दिन पहले प्रगति नगर में इसी तरह एक बांग्लादेशी परिवार बता के उन्हें अरेस्ट किया गया, तो उन लोगों को छुड़ाकर बाइज्जत उनके घर पहुंचाने वाली रुबीना अम्मार पटेल से ही बात करते हैं कि इस केस के लिए उन्हें क्या करना पड़ा और उनसे उनकी मुलाकात कैसी। अस्सलाम वालेकुम आपा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुबीना अम्मार पटेल है। मैं वैसे तो आप नाम के अभी फिलहाल मोहताज नहीं हो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कैसे मुलाकात हुई और कैसे आपको मालूम पड़ा कि इनके साथ ऐसा हो रहा है? इन्होंने अभी जो बताया, इससे पहले 6 महीने पहले का जो इनका केस हुआ था, उसके लिए भी उसी वक्त इन्होंने हमें कांटेक्ट किया था। हमसे बात करके हम इनके लिए जो है कांटेक्ट करके इनसे मिले, और उस वक्त भी जो है हमको हाथ में भी ले रही है। इनके साथ हम मिलके जो ACP साहब से, उमेश पाटिल जी से हमने मुलाकात की थी इस बारे में। उस वक्त भी जो है, ये मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, वाली पुलिस स्टेशन की जो है ना धांधली बढ़ती जा रही है। उस वक्त मैंने ACP साहब को ये बताया था कि अगर आपके ऑफिसर एक जो है जिनके साथ में जुल्म हुआ है उनके लिए एटलीस्ट वो अगर एक कंप्लेन, एक FIR तक दर्ज नहीं करेंगे, उसके लिए मुझे आपके पास आना पड़ेगा, या जो है ये लेडी को एक कोई पदाधिकारी नेता से कांटेक्ट करके अपने साथ खड़ा करवाना पड़ेगा,
तो क्या मतलब है? हम जो है आपके ऑफिसर के सामने ये एक बात हम आपको बता देते हैं, एसीपी साहब को हमने उसी वक्त बता दिया था कि अगर ये आगे भी चलता रहेगा तो हम आपके ऑफिसर के खिलाफ जो है कार्रवाई करने का पूरा के पूरा प्रयास करेंगे। उस वक्त ये फिर खत्म हो गया मामला। अभी फिर 3 दिनों से जो है ये हमें कांटेक्ट कर रहे थे। अभी आपने हाल ही में देखा, हम जो है वो तुलिंज पुलिस स्टेशन नालासोपारा के केस में बिजी थे। फिर इनका आज सुबह में मुझे फोन आया, सुबह से कंटिन्यू 3-4 बार फोन किए। मैंने इनका फोन उठाया, ये रोते हुए मुझे बताने लगे कि आपा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा ये ऐसा ऐसा मैटर है। जो एक गरीब वॉचमैन के साथ में मारपीट करने के बाद वो वहां पर पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखाता है, तो उसकी कंप्लेंट इस वजह से नहीं होती है, उसको ये बोला जाता है कि तू पाकिस्तानी है, चल भाग यहाँ से। ऐसे बैड वर्ड यूज होते हैं। जो हिंदुस्तान में रहता है वो अपनी एक जॉब कर रहा है, इज्जत रोटी से अपनी जो है घर का खर्चा चला रहा है, अपनी रोटी का इंतजाम कर रहा है, उसको तुम पाकिस्तानी कैसे बोल सकते हो? क्योंकि खाली उसका नाम जो है एक मुसलमान है, इसके लिए। उसके बाद इनका वालू पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स का ही स्टेटमेंट है कि इनके पहले केस में सामने से आने वाली क्रॉस एफआईआर करने वाली एक लेडीज थी। इन्होंने बोला कि आप मेरी कब से एफआईआर नहीं ले रहे हो, वो आई आज तो आपने उसका फौरन ले लिया। तो उनका स्टेटमेंट था कि वो लेडीज है, वो 6 महीने बाद भी आएगी, तो मुझे महिला है इसीलिए मुझे उनका एफआईआर लेना पड़ेगा। तो आज मैंने वहां के जैद सर जो एपीआई है शायद से वालू पुलिस स्टेशन से, उनको मैंने कॉल करके बताया कि आपके पुलिस स्टेशन का ये स्टेटमेंट है कि महिलाओं के साथ में जो है हमें फौरन जो है एक्शन लेना पड़ता है, उनकी बात सुननी पड़ती है क्योंकि वो महिला है। तो मैंने साहब को बोला कि ये महिला नहीं दिख रही क्या आपको? ये भी तो वही महिला, सेम सिचुएशन आज इनके साथ आ गई है। तो आपको अगर ये महिला होने पे शक है तो आप इनका चेकअप कराइए, क्योंकि मैंने ये बात भी उनको बोली। मैंने उनको वो फोन करने से पहले वहां के पीआई साहब से बात की, गोगे साहब से। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया मैडम जो है हम उनका स्टेटमेंट ले रहे। मैंने बोला उनको कि मुझे ऐसा पता चला है कि आप उनका एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। तो बोले नहीं मैडम आपको ऐसा गलत बात पता चली है, मैडम वहाँ बैठे स्टेटमेंट ले रहे हैं और उनका एफआईआर भी हम दर्ज करेंगे। उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया। मेरी बात गोगे जी से हो गई। फिर ये वहां पे थे, इनके साथ में वो बर्ताव हो ही नहीं रहा था जो मुझे सर ने बताए थे। मैंने जैद सर वहां पे थे एपीआई, उनसे बात की, उनको बोला कि अगर आप इनकी अभी एफआईआर नहीं लेते हो तो फिर मुझे वहां आना पड़ेगा। आप जानते हो अगर मैं वहां आती हूँ तो मेरे साथ में मीडिया भी आएगी और ये जो केस मैं नहीं बनाना चाहती कुछ और वे में, तो ये उस तरफ चला जाएगा फिर ये, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम इसको हिंदू मुस्लिम का जो है नाम दे, क्योंकि हमको वो करना ही नहीं है। देश में जो है हमको ऐसी गंदी चीजें फैलाना नहीं है, अंधभक्त जो कर रहे हैं गोदी मीडिया के। तो मैंने उनको बोला ये महिला है, आप उस हिसाब से जो कायदे में कार्रवाई होती है वो कायदे में आप कानून के दायरे में उनके लिए जो है एफआईआर दर्ज करें और सामने वालों को आप बुला के जो इनके पास सारे सबूत है, एविडेंस जो है ये मैडम हमेशा लेकर चलती है। इनके पास ऑन रिकॉर्ड अपने मस्के साहब का स्टेटमेंट था कि आपको लात घूसों से तो मारा है, चाकू छुरी से तो उन्होंने नहीं मारा है। ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास भी वो वीडियो है, हमने लास्ट टाइम मीडिया में भी डाला था। जो है अभी भी ये सर लोग बोल रहे हैं कि ये महिला होने के बावजूद इनके स्टेटमेंट के ही ऊपर हम देखा जाए तो इनकी एफआईआर नहीं ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक फोन के बाद ये मैंने जब इनसे बात की तो ये रोते हुए मुझे बोली कि नहीं मैडम आपके फोन जाने की वजह से मेरी ये एफआईआर हो चुकी है, इसका सबूत ये देख सकते हो आप लोग। तो ये सबूत है, ये आज की तारीख में इनकी एफआईआर हुई है। 3 दिन से ये वहां परेशान थी। मतलब मैं आपको एक बात सबसे ज्यादा आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि जब तक कोई साधारण व्यक्ति के साथ में, एक महिला के साथ में कोई एक पार्टी लेवल का कोई पद अधिकारी, कोई कद्दावर नेता या किसकी अच्छी पहचान है, एक बोल सकते हो आप, या जो बहुत मशहूर है या वो काम करता है, उनकी नजर में उनको पता है ये बड़ा आदमी है, इसके आने से जो है हमारी कुर्सी पे बात आएगी, तब तक आप काम नहीं करोगे। ये मैं कब तक हर एक साधारण आदमी के साथ में कब तक कोई खड़ा होएगा? मुझे नहीं लगता कि हमारी आबादी के साथ से एक इंसान के साथ में एक पदाधिकारी खड़ा हो सकता है। जैसे रुबीना पटेल जी जो की महिला अध्यक्ष पालघर जिले की, वो आपसे बात कर रही थी। इनका कहने का कहीं ना कहीं यही वो था कि पुलिस प्रशासन जो कि हम लोगों की जनता की वो सर्वधर्म पर चलने वाली एक विभाग है और सब आज पुलिस ही
हमारे जो हमारी बहन है उनको बोल रही है कि आप पाकिस्तानी लोग हो, यानी मुसलमानों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है और वो बोला जा रहा है कि आप पाकिस्तानी हो, आप बांग्लादेशी हो, यानी क्या मुसलमान भारत में दोम दर्जे का वो नागरिक बन के रह गया है, यानी कि हमसे वोट देने का हक छीन लेना चाहिए, यानी सब जो हमारे पास सब छीन ले, इनका कहने का मतलब है कि मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। ये सवाल है रुबीना अम्मार पटेल जी का। और मैं भी हमारी पुलिस प्रशासन से एक ही बात की, देखिए आप एक संविधान वाले लोग हैं, आपके ऊपर हर जनता कोई भी धर्म की वो भरोसा करती है। अगर आप लोग इस तरह के सवाल खड़े करोगे तो उनका भरोसा आप लोगों से टूट जाएगा। जैसा कि आज पूरे वतन विरार में हिंदू मुस्लिम सुन के तो ऐसा लगने लगा है कि एक बोले ना हर समाज में ज्वालामुखी बन रहा है। अब वो कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा फटे कि पूरे देश में माहौल खराब हो जाए। इसलिए शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसको रोके, जो आरोपी है उस पर केस बनाए और जो पीड़ित है उसकी मदद करे। और इसी के साथ में एक बात ये बोल दूँ कि कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आप लोग मुसलमानों की मसीहा बनते जा रहे हैं वसई विरार में? अभी MIM पार्टी जो है उनको एक टैग दिया गया है अंध भक्तों की तरफ से कि ये मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहूंगी कि हमारे पास दलित, हिंदू, जो भी या फिर माइनॉरिटी बोल दो जिनके साथ जुल्म होता है, अगर वो, मैं आपको सामने से ये दावत दे रही हूँ कि अगर आपके पास जुल्म होता है, आपके खिलाफ जो है कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है, तो आप मोस्ट वेलकम है, आपका स्वागत है, हमारे पास आइए और हम उनके साथ में जो है पूरी अपनी MIM की टीम जो है उनकी मदद करेगी। और मैं खास तौर पे आपको एक स्पेशली ये बात बोलना चाहूंगी कि हमारे CP साहब जो है कौशिक साहब, उनसे हम कुछ दिनों में ही मैं चाहती हूँ कि हम अपना जो है एक टीम लेकर उनके सामने इस बारे में खास तौर पे चर्चा करेंगे। वालियो पुलिस स्टेशन के बारे में, वहां के PSI हो गए, जो लास्ट टाइम मस्के साहब का नाम आया था, अब जो है वहां पर FIR NC लिखने के टाइम पे उस वॉचमैन के साथ जो ये अल्फाज बोला गया कि आप पाकिस्तानी हो, ये बात के लिए जो है मैं जरूर वहां पे बैठूंगी और हम पूरी टीम लेकर जाएंगे और उनसे ये सवाल करेंगे कि ये हमको डिपार्टमेंट की तरफ से आएगा, ये सारी बातें जो हिंदू मुस्लिम का जो एक दिलों में डाल दिया गया है, ये पब्लिक से आ रहा है, समझ में आ रहा है, डिपार्टमेंट भी ये चीजें करेगा, प्रशासन भी ये करेगा। इंसान जो है कोर्ट कचहरी से पहले पुलिस स्टेशन जाता है, वहां का दरवाजा खटखटाता है कि हमारे साथ जो है इंसाफ होगा, ये हमारे साथ खड़े होंगे सही के साथ में खास तौर पे, तो वहां से ये ऐसी चीजें आएगी तो आदमी जाएगा कहाँ, किधर जाएगा आदमी? यानी वो देश छोड़ के, यानी उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, या तो वो फांसी ले लेवे या तो जो है यहाँ से अपनी नागरिकता खत्म कर दे, क्योंकि वो मुसलमान है इसके लिए वो पाकिस्तानी बांग्लादेशी कहलाए, बस इसीलिए। ये सवाल है MIM के नेता रुबीना अम्मार पटेल जी का, और आप लोग से भी एक निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जाकर इसका जवाब जरूर दें कि कहाँ तक रुबीना अम्मार पटेल ने सही कहा और ये बहन को भी इंसाफ मिले, ऐसी हमारी दुआ है। बस इसी के साथ आपका भाई वसीम अहमद से इजाज़त के साथ फिर मिलेंगे किसी पीड़ित के साथ और किसी अच्छे लोगों तक इजाज़त दीजिए।